जय हिंद दोस्तों यहाँ पर आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी साइंटिस्ट हैं इंडिया के, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है कि आप कितने ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इंडिया के हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर मुश्किल से किसी को एक के बारे में पता, किसी को दो के बारे में पता होगा, मैक्सिमम 3-4 के बारे में पता होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नहीं जानते हैं, उसमें भी केवल उनका नाम पता है, ठीक है। और फिर अब यहाँ पर आपको ये पूछा जाए कि बॉलीवुड में जितने भी एक्टर्स हैं उनमें से कितने लोगों को जानते हैं, तो यहाँ पर 90% जो एक्टर्स है, हीरो हीरोइन है, इनको आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, उनकी हिस्ट्री भी जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये बोले कि यहाँ पर अभी सीमा हैदर के बारे में पूरा मतलब हर एक बच्चा जानता है, जबकि आपको क्या जरूरत है इनके बारे में जानने, और उनके बारे में जानने से आपको क्या मिलता है, ठीक है। जहां पर जो चीज जानने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, जिससे आपका माइंड थोड़ा चेंज हो सकता है, वो है इंडियन साइंटिस्ट, मतलब भारतीय वैज्ञानिक, जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को न केवल बढ़ाया लेकिन कई ऊंचाइयों तक ले गए, ठीक है। इस देश को शक्तिशाली बनाने में सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो कौन है? इंडियन साइंटिस्ट का, ठीक है। जबकि आप ये बताओ, कोई एक एक्टर या कोई एक हीरोइन, कोई एक मानो से कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है या फिर देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी ये सब कुछ है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ पर जो साइंटिस्ट है इंडिया के, इन्होंने देश को मजबूत करने का काम किया और इनको पढ़ने से एग्जाम में आपको नंबर भी मिलते हैं, न केवल नंबर मिलते हैं, आपका मानसिक विकास भी यहाँ से होता है, ठीक है, जिससे आपके अंदर कुछ करने की क्यूरियोसिटी पैदा होती है। जबकि सीमा हैदर के बारे में जानने से आपको क्या क्यूरियोसिटी पैदा होती है, ठीक है, कुछ भी नहीं, बेफालतू में टाइम वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है और कोशिश ये करना है कि ये जो वीडियो है पूरा नॉलेजेबल वीडियो है और आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट पूरा जानना है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग देख लो, यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो भारतीय वैज्ञानिक के बारे में हमें डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से जानना है और समझना है। सबसे पहले यहाँ पर जो नाम आता है, यहाँ पर नाम मैंने लिखे साइंटिस्ट के और यहाँ पर योगदान लिखा, मतलब उन्होंने किस किस फील्ड में योगदान दिया है, क्या क्या काम किया है, क्या क्या खोज की है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला नंबर आता है, सबसे पहला और सबसे फर्स्ट ये है कि सीवी रमन। सीवी रमन कौन थे? तो आप लोगों को सभी को जिन्होंने फिजिक्स 11th की 12th की अच्छी तरीके से पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है, उनको अच्छे से पता है कि सीवी रमन कौन है। तो ये एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, मतलब भौतिक शास्त्री थे, ठीक है, एक वैज्ञानिक है जो फिजिक्स की फील्ड में मास्टर थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीवी रमन ने, इन्होंने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है, ये भी याद रखना आपको, बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि इनका पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। इनका सी मतलब होता है चंद्रशेखर, वी मतलब होता है वेंकट, और रमन, रमन की जगह कई बार रामन भी लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में RA लगाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका पूरा नाम याद रखना है और शॉर्ट नाम तो याद रहेगा ही। अब बात करते हैं इनके कार्य के बारे में कि इन्होंने क्या काम किया, ठीक है, जिसकी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला 1930 में, ठीक है। तो यहां पर देखें, इन्होंने, सीवी रमन ने फिजिक्स के फील्ड में रमन प्रभाव की खोज की। किसकी? रमन प्रभाव की खोज की। अब यहां पर यहां तक तो आपको पता है कि हाँ, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। अब ये होता क्या है, ठीक है, रमन प्रभाव क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अधिकतर मतलब 95% लोगों को नहीं पता है। तो यहां पर देखें ध्यान से कि इस रमन प्रभाव की खोज की और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, ठीक है, इतना यहां तक। अब इसके बाद देखो इसकी वास्तविकता जो है वो क्या है, ठीक है, रमन प्रभाव की। अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यक्ष प्रकीर्णन, ठीक है, अणुओं के द्वारा, ठीक है, अणु जहां पर मान लो से कोई ठोस पदार्थ है या फिर कोई कांच ले लो, ठीक, कोई जल ले लो, ठीक है। अब ये क्या है, जल में बहुत सारे सब अणु है, अणु से मिलकर बना है, पत्थर ले लो अणु है, ठीक है, और कोई ठोस पदार्थ है, लकड़ी ले लो वो भी अणु है। तो अब ऐसे में इन्होंने क्या समझाया कि जब कोई सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ के ऊपर गिरता है, सपोज पानी ले लो, ठीक है, उसके ऊपर गिरता है, तो जैसे जैसे अंदर जाता है उसमें उनकी जो किरणों का प्रकीर्णन होता है, ठीक है, प्रकीर्णन होता है, और जो एक वर्णी प्रकाश आता है ऊपर से कितना, एक वर्णी आता है, लेकिन जैसे इंटर करता है किसी पदार्थ में तो उसके और भी वर्ण दिखाई देने लगते हैं, हल्के फुल्के वर्ण, दूसरे भी कलर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है।
अब सूर्य से जब प्रकाश आता है तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि लाल आ रहा है कि पीला आ रहा है, हरा आ रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे इंटर करेगा किसी न किसी, मान लो से कि ये जल का माध्यम है, ये जल है, यहां से इस तरीके से इंटर करा तो यहां पे आपको एक कलर, दो कलर हल्का फुल्का दिखाई देने लगेगा दूसरा, ठीक है। उसके बाद दूसरा मान लो से कि ये कांच है, यहां पर ये क्या है, कांच, ठीक है, कांच। तो कांच में फिर इंटर करेगा तो फिर आपको अलग अलग कलर थोड़े बहुत दिखना चालू होंगे। तो इस तरीके से हल्के फुल्के कलर आपको दिखेंगे। इसी को बोलते हैं क्या, प्रकीर्णन, ठीक है। तो इन्होंने यही समझाया था कि अणुओं द्वारा प्रकाश का क्या होता है, अप्रत्यस्थ प्रकीर्णन होता है। अप्रत्यस्थ मतलब जो प्रत्यस्थ ना हो, थोड़ा सा बिखरा हुआ हो, बिखरते जाते, जैसे जैसे किरण आगे बढ़ती जाएगी उनके जो कलर है ना फैलते जाते हैं। प्रिज्म में आपने देखा होगा, ठीक है, प्रिज्म पढ़ा है, उसमें देखा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये है यहाँ पे इन्होंने समझाया था रमन प्रभाव और इसके बारे में और डिटेल में, ठीक है। और बाकी इसके बारे में और अच्छे तरीके से जान लो, क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानना हमारा अधिकार है और इसके लिए जानना भी जरूरी है, ठीक है। देखो कैसे यहाँ पर सीवी रमन ने अपना काम किया और कहाँ से थे ये, इनके बारे में डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आज सब देखें तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था ये देख लें तो 7 नवंबर तिरुचिरापल्ली मद्रास प्रेसिडेंसी में, जब उस टाइम अंग्रेज थे, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ठीक। ये कहां पर आता है, अभी वर्तमान में कहां पर है, तो तमिलनाडु में, राइट। अब इसके बाद फिर आगे यहां पर देखें तो इनका जो कार्य है वो क्या है, रमन प्रभाव की खोज जो हमने अभी बात की यहां पर, ठीक। और बाकी अणुओं का प्रकीर्णन, अप्रत्यस्थ प्रकीर्णन होता है, ये इन्होंने समझाया। क्लियर है इतना? चलिए अब इसके बाद में अगला वाला जो साइंटिस्ट आएंगे अपने सामने वो कौन है, तो होमी जहांगीर भाभा। अब यहाँ पर इनके बारे में बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से आपको जानना है, क्योंकि रेलवे की एग्जाम हो या फिर एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस की कोई सी भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें इनसे जुड़े हुए फैक्ट काफी आते हैं। तो यहाँ पर होमी जहांगीर भाभा ये कौन थे, कहाँ से थे, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये देख लें कि ये क्या है, एक इंडियन भारतीय वैज्ञानिक है, ठीक है, क्या है, एक भारतीय वैज्ञानिक है। तो होमी जहांगीर भाभा ने इन्होंने क्या किया, क्या काम किया, थोड़ा सा इसको जान ले। तो इन्होंने कॉस्मिक किरणों का सोपानी प्रक्रम, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया। जो कॉस्मिक किरणें होती हैं उनका सोपानी प्रक्रम किस तरीके का होता है इसके बारे में बताया। और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना सबसे पहले यदि किसी ने की थी तो वो है होमी जहांगीर भाभा ने, कि परमाणु ऊर्जा को हम एक्टिव कर सकते हैं, इसके बारे में, इस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने देश को आगे ले जा सकते हैं और हर एक शक्तिशाली देश के साथ में ले जाके खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये सोच किनकी थी, तो होमी जहांगीर भाभा की। अगर ये साइंटिस्ट नहीं होते तो आज इंडिया किस कंडीशन में कहां पर होता ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। आज एकदम ग्रोइंग इकोनॉमी है और बहुत तेजी से अब आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब इसके बाद में फिर देखें तो वेपन्स के बारे में जितना भी शक्तिशाली है इंडिया, वो इन्हीं साइंटिस्ट की बदौलत है, ठीक है। आज इसरो पूरे वर्ल्ड में बहुत अपना परचम लहरा रहा है, वो किस वजह से, तो इन्हीं की वजह से, ठीक है। ये सारे साइंटिस्ट सब ने, ऐसा ही सब अलग अलग है यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन सबने लगभग किसी न किसी के साथ में मिलकर ही काम किया है, राइट। चलिए अब फिर यहां पर देखो तो यहां पर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना किसने की थी, तो होमी जहांगीर भाभा ने। अब इन्होंने केवल कल्पना ही नहीं की, इसका प्रारंभ भी किया, ठीक है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ भी किया, पहले सपना देखा और फिर उस पर एक्शन लिया, मतलब काम किया। अब फिर यहां पर देख ले, मुंबई एक सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, सबसे बड़ी सिटी है इंडिया की मुंबई। तो मुंबई में यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये क्या है, एक साइंटिस्ट है। अब इसके बाद में इन्होंने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की, जिसके बारे में मैंने अभी बताया यहाँ पर। और यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान भी प्रारंभ किया था 1944 में। तो 1944 में क्या किया इन्होंने, तो यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान प्रारंभ किया, ठीक है। और भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर इनके बारे में हुआ कंप्लीट। फिर यहां पर आते हैं मेघनाथ साहा। अब मेघनाथ साहा इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने यहां पर क्या किया ये देखो। तो मेघनाथ साहा ने, ये जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऊष्मीय आयनन के बारे में पूरा डिटेल में विस्तृत व्याख्या की। ऊष्मीय आयनन, अब ये क्या होता है, तो यहां पर देखो, ठीक, केमिकल रिएक्शन इन स्टार्स, क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन इन स्टार्स। अब इसका मतलब क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जो रासायनिक और भौतिक जो परिवर्तन होते हैं किसके बीच में, स्टार्स मतलब तारों के बीच में, ठीक है। अंतरिक्ष में जो तारे हैं इनके बीच में जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और भौतिक रिएक्शन होता है, इन क्रियाओं के बारे में, क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में डिटेल में यदि किसी ने बताया है, अध्ययन किया है, तो कौन है, मेघनाथ साहा के बारे में। और इसीलिए यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में इनको जाना जाता है, ठीक है।
अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यह है विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई यानी अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम है वो है अंबालाल, इसलिए यहाँ पे इनका जब नाम लिखते हैं तो विक्रम अंबालाल साराभाई करके पूरा नाम लिखते हैं इनका। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, विक्रम साराभाई ने क्या किया, तो इनके कई बार आपने फोटो देखे होंगे। ठीक है, बहुत फोटो आपने देखे होंगे गूगल पे। ठीक है, जो भी पढ़ते हैं हम बुक में जब पढ़ते हैं तो इनके बारे में देखते हैं, रिसर्च करते हैं तो इनके बारे में काफ़ी फोटो मिलते हैं। और इन्होंने क्या किया तो आपने देखा होगा कि एक साइकिल पे एक व्यक्ति रॉकेट को लेके जा रहा है। ठीक है, साइकिल के ऊपर रखकर एक व्यक्ति रॉकेट को लेके जा रहा है, रॉकेट के टुकड़े लेके जा रहा है और रॉकेट का निर्माण कर रहा है। मतलब ये है कि अंतरिक्ष अनुसंधान, मतलब अंतरिक्ष में पहुंचने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो आज मान लो से कि चंद्रयान 3 ऊपर गया। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे चंद्रयान फर्स्ट सेकंड जो भी से ऊपर भेजे, जितने भी अंतरिक्षयान ऊपर भेजे, उनमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो योगदान रहा है वो किनका है, विक्रम साराभाई है। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान के जन्मदाता के रूप में यदि पूरे दुनिया में फेमस है तो वो कौन है, विक्रम साराभाई। राइट, तो इस तरीके से यहां पर ये है। और अब इनके बारे में थोड़ा सा और जान लें तो इनकी जो कहानी ये है कि विक्रम साराभाई ने सबसे पहले स्टार्टिंग में जो अपनी पढ़ाई की वो उनके ही माता पिता एक स्कूल चला रहे थे, उस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। और स्कूली पढ़ाई जब कंप्लीट हुई तो यहाँ से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। ठीक है, कैम्ब्रिज जो कि विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। अब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। अब प्रारंभ हुआ तो उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही वो वहाँ से लौट आए इंडिया में। इंडिया में आने के बाद में ये मिले किनसे, सीवी रमन से मिले। ठीक है, और सीवी रमन के साथ में मिलकर इनके छात्र के रूप में इन्होंने काम करना प्रारंभ किया। ठीक है, शोध करना प्रारंभ किया और फिर धीरे धीरे करके ना इन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया। और फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद फिर से लौटे वहां पर, फिर पढ़ाई करके आए और उसके बाद में फिर इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर दी। ठीक है, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने में सबसे फास्ट और सबसे आगे रहे और इंडिया को सबसे तेजी से इस फील्ड में आगे बढ़ाया। राइट, तो इस तरीके से देश को शक्तिशाली बनाने में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यदि योगदान है तो इनका है। हालांकि सभी का है। ठीक है, लेकिन इन्होंने बहुत पावरफुल तरीके से काम किया है। क्लियर है इतना? चलिए अब इसके बाद में फिर देखें यहाँ पे एस चंद्रशेखर इन्होंने क्या किया तो इनके बारे में यहाँ पर देखते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि तारों का जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है, तारे कैसे बनते हैं, किस तरीके से इनका जीवन चक्र होता है या फिर इनकी दिनचर्या कैसी होती है। ठीक है, तो इनके बारे में किसने बताया, एस चंद्रशेखर ने। और फिर यहां पर देखा है कि तारों जो चंद्रशेखर सीमा है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो किन्होंने दी तो एस चंद्रशेखर ने दी। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहां पर 6th नंबर पे आ जाओ, SN बोस। ठीक है, बहुत फेमस है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है इसको। और अब इससे जुड़े हुए फैक्टर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पे ध्यान रखना है SN बोस यानी सत्येंद्र नाथ बोस। क्या है, एस मतलब होता है सत्येंद्र, एन मतलब होता है नाथ और यहाँ पे बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने क्या दिया तो इन्होंने बहुत कमाल की काम किया। ठीक है, एक जो साइंटिस्ट थे अपने, ठीक है, अब आइंस्टीन के जो काम थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया और उन्हीं के बेस पे पूरा काम किया। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्वांटम सांख्यिकी का विकास किया। क्वांटम सांख्यिकी, राइट, समझ सकते हैं यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स होती है, क्वांटम सांख्यिकी, इनके बारे में बहुत डिटेल में अगर किसी ने अध्ययन किया है और ये जो स्टडी पूरी देश को दी है, पूरी दुनिया को दी है, वो किसने दी है क्वांटम को लेकर, वो SN बोस ने। इसलिए पूरे वर्ल्ड में इनको इन्हीं के नाम से यहाँ पे जानते हैं, क्वांटम फिजिक्स के, क्वांटम सांख्यिकी के जन्मदाता के रूप में हम ले सकते हैं। ठीक है, जो आइंस्टीन के समतुल्य थे। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ये कौन थे तो इंडिया के हमारे भारतीय वैज्ञानिक है। ठीक है, इंडियन वैज्ञानिक है। तो अब इन्होंने काम क्या किया, जगदीश चंद्र बोस ने काम क्या किया तो ये देखें तो अति लघु रेडियो तरंगों का उत्पादन, मतलब इन्होंने ये बताया कि जो रेडियो तरंगें होती है इनका उत्पादन किस तरीके से होता है। आज हम रेडियो पे न्यूज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है, या टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, इनका एकदम जो लघु तरंगें होती है, सूक्ष्म तरंगें होती है, इनको किस तरीके से बनाया जाता है या किस तरीके से बन सकती है, इसके बारे में डिटेल में बताया। उसके बाद में जाके हम फिर यहाँ पर अपने जो रेडियो का इनका प्रारंभ हुआ, रेडियो वगैरह के बारे में हम न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं। पहले सुनते थे, पहले रेडियो छोटे छोटे रेडियो, लेकिन हर कोई ऐसे कि लोग घूमते रहते थे। ठीक है,
अभी खैर क्या है, अभी सब टीवी वगैरह सब मोबाइल वगैरह सब कुछ है, लेकिन अति लघु रेडियो तरंगों का उत्पादन करने का जो काम किया है वो किन्होंने, जगदीश चंद्र बोस ने किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है, वीडियो छोटा सा है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल वीडियो है, अपने एग्जाम की दृष्टि से भी और अपने देश में एक छोटा सा योगदान के को लेकर भी हम कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहें कि हाँ ये जो वीडियो है हमने इसके बारे में अच्छी तरीके जान लिया, समझ लिया, और यदि अपने साथ के अपने सीनियर या फिर अपने जूनियर, अपने से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको इनके बारे में डिटेल में अच्छी तरीके से बैठा कर समझा दिया, यदि आप टीचर है तो वहां पे क्लास में आपने समझा दिया, ठीक है, या फिर इस वीडियो को ही आपने शेयर कर दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो भी आपका यह माना जाएगा कि एक प्रकार से आपने देश के योगदान, देश के उन्नति में कुछ योगदान दिया है। ठीक है, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट जाकर कोई बहुत बड़ा काम करेंगे तब जाके योगदान होगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे और इसी टाइप से अगली जो क्लास होगी अपनी फिजिक्स की, उसमें फिजिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में पूरा डिटेल में हम देखेंगे, जानेंगे और अपने आने वाली जो एग्जाम है उसकी परफेक्ट तैयारी करेंगे। जो रेलवे की एग्जाम आ रही, बाकी एमपीएसआई की आएगी और उसके बाद में एमपीपीएससी की एग्जाम आने वाली, सभी के लिए यहाँ पे जो फिजिक्स है वो परफेक्टली अब यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप यदि इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।